हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चलती होगी। अगर आप तैयारी को और भी बेहतर करना चाह रहे हैं तो आप बता दें, हम आपका सहयोग करना चाह रहे हैं और हम 2025 में एग्ज़ाम हुए आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल और एनटीपीसी स्नातक के प्रश्नों के साथ तैयारी करवाएंगे। अगर आपको लगता है कि इन प्रश्नों से आप तैयारी कर सकते हो तो अच्छी बात है। और याद रखिएगा, 2025 का प्रश्न पैटर्न ही पूछेगा, याद रखना। 2022 पेपर हुआ तो उनको मत पढ़ना, वरना पछताना पड़ जाएगा। चलिए, और आप देख पा रहे होंगे तारीख, समय और किस पेपर में आया। हमने इसके पहले भी जी के जी क्लास लगाया मैथ्स का, जाके देखिएगा। आरआरबी ग्रुप डी 2025 की तैयारी के प्लेलिस्ट में अब लेके चलता हूँ आपको। यहाँ पर हम आपको 40 प्रश्न दिखाने वाले हैं, बिल्कुल 40 प्रश्न देखिएगा। आपकी भर्ती में आपको 100% सहयोग करेगा, उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट, जनरल अवेयरनेस बात करें तो देखिए, पहला प्रश्न क्या पूछा इस तारीख को। लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम समर्थन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जैसे कोई विधेयक है, ठीक है, आप पता है लोकसभा में अगर विधेयक पारित हो रहा है तो उसका समर्थन होनी चाहिए। इससे संबंधित कथन के बारे में बोल रहा है, देखिएगा। कुल सदस्यता का बहुमत का तथा 2/3 सदस्यों की उपस्थिति और मतदान, है कि नहीं। कोई विधेयक तभी पारित होगा भाई, लोकसभा में आया विधेयक, ठीक है, उसको पारित होने के लिए बहुमत होनी चाहिए। बहुमत मतलब सहमति, 2/3 कुल सदस्यों का 2/3 होना आवश्यकता, याद रखिएगा। ये प्रश्न एक बार नहीं कई बार पूछ चुका है। रेलवे के सभी एग्जाम के लिए 100% ऑथेंटिक रियल ही प्रश्न है और ऐसे प्रश्न पूछता रहता है किसी भी एग्जाम में। तो 2/3 आवश्यक है, बहुमत कुल सदस्यों का। उम्मीद करता हूँ समझ गए आप लोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया रिसाइकल बिन को बायपास करते हुए एमएस विंडोज सिस्टम से किसी फाइल को स्थायी रूप से डिलीट कर देती है। देखिएगा, अगर आप किसी एप्लीकेशन ओपन करे हैं या कोई फाइल ओपन किया है आपने, ठीक है, एम एस विंडो, अगर आप उसे डिलीट करते हैं तो सिर्फ डिलीट होगा, वो सिर्फ कहाँ चला जाता है, रिसाइकल बिन पर। अगर जैसे ही अगर आप स्थायी रूप से डिलीट करना चाहते हो तो कुछ नहीं करना है, आपको फाइल सेलेक्ट करना है जिसको आप डिलीट करना चाहते हो। शिफ्ट प्लस डिलीट डिलीट, अगर दोनों बटनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो याद रखिएगा वो डाटा पूरा का पूरा मिट जाएगा, याद रखना। अगर आपको अस्थायी रूप से डिलीट करना है तो ओनली आप डिलीट बटन का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना, यहाँ पर इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर, खेल, समसामयिक घटनाएं, साइंस, पूरा आपको एक ही क्लास में पूरा मिल जाएगा। और आप समझ पाए, शिफ्ट और डिलीट एक साथ प्रेस करने पर पूरी रूप से स्थायी रूप से कोई भी डाटा या फाइल डिलीट हो जाता है। रिसाइकल बिन में तभी जाएगा जब आप सिर्फ डिलीट का उपयोग करेंगे। मुझे लगता है कि आप समझ पाए होंगे और आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो बखूबी आप कहते हैं ना, इशारा भी काफ़ी होता है समझदार के लिए, बाकी समझदार ना हो तो कितने चिल्ला लो आप। नेक्स्ट, न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी का ऐतिहासिक निर्णय निम्नलिखित में से कौन सा है जिनकी आधिकारिक सेवानिवृत्ति जून 2025 को निर्धारित है। देखिएगा, हमें पूछना चाह रहा है, देखो अब आपको बताऊं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यही वाला प्रश्न, समझे, यही वाला प्रश्न स्नातक में पूछा था, सुन लीजिएगा, समझे। और मैं स्नातक के प्रश्न पत्रों को पढ़ाया था 12th लेवल के लिए, समझ रहे ना। हाँ, तो पॉस्को, पॉस्को एक्ट का फैसला याद रखिएगा, मतलब बाल कानून जिसे कह सकते हैं आप लोग, ठीक है, बच्चों पर आधारित नियम कानून पर एक इन्होंने फैसला सुनाया था जो एक बहुत अच्छा फैसला है, इसलिए इसको बोला गया है पॉस्को एक्ट का फैसला था, जो एक ऐतिहासिक निर्णय था। किसका? त्रिवेदी बेला का, बेला त्रिवेदी का, इसलिए यह बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति महिला बन गई थी। नेक्स्ट, निम्न जातियों के साथ भेदभाव के विरुद्ध विशाल आंदोलन का नेतृत्व करने वाले समाज सुधारक नारायण गुरु किस राज्य से थे। देखिएगा, अभी भी आपको बता दें, अभी भी भारत में छुआछूत है, भेदभाव है। तो हमें ऐसा प्रश्न पूछ रहा है कि भेदभाव के विरुद्ध, ठीक है, निम्न मतलब जिन जातियों को अछूत माना जाता है, जिनके साथ भोजन बैठ के नहीं खा सकते लोग, उनको माना जाता है भाई, हम तो नहीं मानते भाई, सब एक है कि नहीं, इसमें क्या है। तो जातियाँ उच्च होती है वो निम्न जातियों के साथ भेदभाव करती है, छुआछूत का अपनाती है। तो ऐसे
निम्न कुरीतियों को दूर करना अति आवश्यकता है। तो निम्न जातियों के भेदभाव के विरुद्ध में एक विशाल आंदोलन हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था ये आपको पूछना चाह रहा है, और वो कहाँ के रहने वाले थे, और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? प्रमुख समाज सुधारक नारायण गुरु, जो आज रखें केरल राज्य के रहने वाले थे। अब आपको प्रश्न दिख गया और आप समझ गए, लेकिन शब्दों को सुनिएगा, देखो आप भी पढ़ें हमारा भी सुने, इससे क्या होगा, दिमाग और अच्छे से बैठेगा, समझे। नेक्स्ट, भाबर, भाबर क्षेत्र, खादर भागर आप सुना होगा, हाँ वही है भाई। तो भाबर क्षेत्र विशाल मैदानों के किस भाग में स्थित होता है? जे भाबर खादर भांगर ये प्रश्न जरूर पूछता है। तो याद रखें, हिमालय के गिरिपाद के आसन मतलब नीचे क्षेत्र, आसन मतलब होता है नीचे, तो हिमालय के गिरिपाद के आसन क्षेत्र में भाबर क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट, हम प्रश्नों को दिखाना चाह रहे हैं, प्रश्नों का पैटर्न समझाना चाह रहे हैं, आप प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण त्यौहार 13 और 14 मार्च 2025 को मनाया गया? देखिएगा ये त्यौहार आपको क्या प्रश्न पूछा यार भाई, देख रहे तुम तारीख तक पूछ लिया है, ये कोई पूछने का तरीका जी बताओ, है कि नहीं? एक बात भाई, कौन सा त्यौहार भारत में प्रसिद्ध है या मनाया जाता है, ऐसे क्या देता, अब तारीख किसको याद रहेगा ये बताओ भैया, है कि नहीं? तो भाई 13 और 14 मार्च को क्या मनाया गया था? होली, ऐसे प्रश्न पूछा है। अब रक्षाबंधन का तारीख भी याद रखना भाई, दिवाली का भी याद रखना, ईद उल फितर का भी याद रखना तारीख, तभी तो आंसर दे पाओगे ना। ठीक, थोड़ा ज़्यादा ही पूछ लिया भाई। तो होली मनाया गया था। नेक्स्ट है, भौगोलिक दृष्टि से भूटान 4 क्षेत्रों में विभाजित है, निम्नलिखित में से कौन सा उन प्रभावों का नाम नहीं है? देखिएगा नहीं है, तो हमें कहना चाह रहा है कि जो भूटान है, भूटान भारत का निकटवर्ती देश है और भारत के उत्तर में है, और प्रश्न पूछता रहता है भूटान के बारे में। भूटान की राजधानी थिम्पू है। तो भूटान 4 क्षेत्र में विभाजित है भौगोलिक क्षेत्र में, तो कौन सा प्रभाग नहीं है? पश्चिमी भाग में बटा है, दक्षिणी भाग में बटा है, पूर्वी में बटा है, उत्तर में नहीं बटा, यही क्षेत्र नहीं कहलाता है। नेक्स्ट, अगले प्रश्न आप देख पाएंगे, 21 मई 2025 को दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक DGHS को किन 2 प्रमुख स्वास्थ्य सेवाओं पहलों के क्रियान्वयन को देखरेख के लिए नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, आंसर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन और आयुष्मान आरोग्य मंदिर, इन दोनों मिशनों की देखभाल अब इनकी जिम्मेदारी है। तो जो नियुक्ति का प्रश्न रहा, समझ रहे, तो नियुक्ति का प्रश्न भी एग्जाम में छपने के 100% चांस होते हैं। और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, तो बिल्कुल 2025 के RPF SI कांस्टेबल NTPC 12th और स्नातक, अगर आप इतना भी पढ़ लेते हो ना, 100% बताऊं 70 से 80 के बीच नंबर आएगा आएगा आएगा। क्यों? एग्जाम पैटर्न सेम चल रहा है यार, है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कटबंध में पूरे वर्ष सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें प्राप्त होती हैं? तो हमें ऐसा कटबंध पूछ रहा है जहां पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधे पड़ती हैं, है कि नहीं? इन्हें बोलते हैं क्षैतिज, अब बिल्कुल सीधे पड़ेगी, सीधे, ऐसे तिरछक नहीं, बिल्कुल सीधे पड़ती है, ठीक है? तो हमें सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधे सीधे पड़ती है, इसे बोल रहा है ऊर्ध्वाधर। तो आपका आंसर आएगा उष्ण। उष्ण मतलब होता है गर्म, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, उष्ण मीन्स क्या होता है? गर्म। अब ये बताओ, जब किरणें सीधी पड़ेगी तो एरिया गर्म नहीं होगा, हाँ, इसलिए बोलते हैं उसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। समझे कि नहीं बात? हाँ। नेक्स्ट, सकल नामांकन अनुपात जिसे GER कहते हैं, कभी कभी 100% से अधिक क्यों हो जाता है? मतलब एक आपका जी क्या क्राइटेरिया है, मतलब कुछ चीज़ मापन का है, तो सकल नामांकन अनुपात होता है कभी कभी 100% से भी ऊपर हो जाता है, 100% अबो, ठीक है? तो उसका कारण पूछ रहा क्यों? तो भाई, आधिकारिक आयु वर्ग से बाहर के शिक्षार्थियों के नामांकन के कारण, मतलब जो एक वर्ग, देखो आधिकारिक तौर पर एक वर्ग रखा जाता है कि नहीं? इस वर्ग में युवा होगा, इसमें वृद्धावस्था होगा, इसमें बच्चे होंगे, उसी प्रकार से शिक्षा क्षेत्र है, ठीक है, उसका एक वर्ग होता है। तो वही कह रहा है, कभी कभी क्या होता है, जो वर्ग आयु वर्ग दिया जाता है बाहर के शिक्षार्थियों के नामांकन कारण, मतलब जो आयु वर्ग है उससे बाहर के लोग भी नामांकन करवा देते हैं,
तब होता है 100% से ज़्यादा। तो थोड़ा सा देख लो, प्रश्न का लेवल थोड़ा उठांग पूछता है। और आप पता होनी चाहिए एग्जाम डेट, अगर आप एग्जाम डेट की बात करें तो 17 नवंबर है, लेकिन आज तक मेरे प्यारे भाई ग्रुप डी का एग्जाम डिले होने का 99% चांस है, क्योंकि अभी एग्जाम डेट तो आ ही गया है, एप्लीकेशन स्टेटस भी दिखने लगा, लेकिन एग्जाम डेट कोर्ट केस पर ही सही रहेगा, मतलब उस पर ही अडिग होगा। जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायपालिका पर नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके पास है? देखिएगा, हमें ये कहना चाह रहा है कि भाई जिला में एक न्यायालय होता है, तहसील में न्यायालय होता है कि नहीं, तो जिला न्यायालय का जो अधीनस्थ है वो आपका कहलाएगा तहसील न्यायालय, विकासखंड न्यायालय, है कि नहीं। तहसील में न्यायालय होते हैं हाँ, लेकिन जिला न्यायालय और उसके अधीन जो न्यायालय होते हैं वो किसके नियंत्रण पे काम करते हैं? तो भाई उच्च न्यायालय, जो कहाँ रहता है? राज्यों में, है कि नहीं। भाई जिला राज्यों में रहेगा तो राज्य का नियंत्रण देश करता है और जिलों का नियंत्रण राज्य करेगा। तो भाई उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य में रहता है कि नहीं। उसका नियंत्रण, वो उसका काम होता है कि जिला और उसके अधीन जो न्यायालय हैं उनका नियंत्रण करे। तो बहुत शानदार प्रश्न था। तो कुछ प्रश्न तो बिल्कुल हल्के फुल्के होते हैं, बेसिक से आ जाएगा। खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पार आवागमन के नियंत्रण और उनके निपटान पर बेसल कन्वेंशन कब अपनाया गया था? 1989। मतलब जो खतरनाक अपशिष्ट हैं, जिनसे खतरनाक बीमारी हो सकती है, प्रदूषण हो सकता है, वातावरण खराब हो सकता है, इनके नियंत्रण और निपटान के लिए एक बेसल कन्वेंशन शुरू किया गया था 1989 में, इनकी रोकथाम और बचाव के लिए। लास्ट तक बने रहिएगा, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाएंगे क्लास को और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कुंडारा उद्घोषणा, जिसमें खुले तौर पर अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाने का आह्वान किया गया था, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है? मतलब एक, आप कह सकते हो क्या, आंदोलन, जिसका नाम क्या है भाई? कुंडारा घोषणा, कुंडारा उद्घोषणा, ठीक है। इसमें कहना चाह रहा है, इसके तहत क्या हुआ था कि अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाने के लिए लोगों को बिल्कुल भरपूर आह्वान किया गया था, आइए आइए हथियार उठाइए, अंग्रेजों को मार भगाएंगे। तो किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है या किसके नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था? तो याद रखिएगा, वेलुपंथी, सॉरी वेलु थम्पी, थम्पी। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए, वेलु थम्पी। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, अप्रैल 2025 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने हाइब्रिड एन्युटी मोड के अंतर्गत NH 6 पर किन दो राज्यों को जोड़ने वाली ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर के विकास को मंजूरी दी है? तो नेशनल हाईवे, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 6 की बात कर रहा है, किसके तहत दो राज्यों को जोड़ा जाएगा, वो भी कैसे? ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर के रूप में, ठीक है। और ग्रीनफील्ड मतलब जानते हो कि आसपास कुछ एरिया रहेगा पूरा हरा भरा होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे दो राज्यों को जोड़ने के बाद था NH 6 के माध्यम से, वो आपका आंसर आएगा। और याद रखें ये करंट का प्रश्न है, समझे, करंट का प्रश्न है। तो अगर आप अपडेट प्रश्न 2025 के पढ़ रहे हो तो ग्रुप डी में देखिएगा, आपका बल्ले बल्ले होगा। अगर आपको पता करना है कि किस सब्जेक्ट से, मैथ्स का, रीजनिंग का कितने प्रश्न आने वाले हैं, साइंस का कितना आएगा, जीके का, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट जहाँ पर हमने इस वीडियो को अपलोड करते हैं वहाँ जाके देखो प्लेलिस्ट में। मेघालय और असम आपका राइट आंसर होगा, इन दोनों राज्यों को जोड़ा जाएगा नेशनल हाईवे 6 के माध्यम से। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, समुद्र में वस्तुओं का पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक या ध्वनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है? बताओ। जैसे समुद्र में कोई वस्तु है कि नहीं, जैसे हम बात करें यहाँ समुद्र है कि ये पानी भरा है, अगर कोई वस्तु यहाँ पर है या कोई पत्थर है, कोई बड़ा चीज़ है, तो आप कैसे पता लगाएंगे भाई? जैसे कोई जहाज़ चलता है कि नहीं, जहाज़ें होती हैं ना, हाँ, जहाज़ों में या जो पानी में, जो आप कह सकते हो जल में जो भी साधन होता है यातायात का, उसमें सब सोनार लगा होता है। ये सोनार क्या होता है भाई, पता लगा के बता, एक प्रकार की यहाँ तरंगे निकलती हैं, जिन्हें साउंड नेविगेशन रेंजिंग कहते हैं, ठीक है, सोनार। तो जी क्या करती है, एक प्रकार तरंगे निकालते हैं, वो जाके उस वस्तु पर टकराता है, ठीक है, और वापस आके बताता है कि हाँ यहाँ पर कुछ है, समझे। तो समुद्र में वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार तकनीक का उपयोग किया जाता है। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट आप प्रश्न देख पा रहे होंगे, और बहुत अच्छे प्रश्न हैं, कुछ प्रश्न हटीले हैं, कुछ इजे हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अम्ल की विशेषता नहीं है? अम्ल जानते हो? हाँ, अम्ल और क्षार होते हैं। उसी प्रकार से हमें बोल रहा है अम्ल के बारे में, अम्ल की विशेषता नहीं है। बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न। देखो, वे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। सही बात है, कर देते हैं भाई। आपने नहीं पढ़ा क्या 8वीं 9वीं 10वीं में? पढ़े होंगे नहीं भाई। भाई एनसीईआरटी अगर आप पढ़े माने एनसीईआरटी, तो आपका जीके जेस तगड़ा रहेगा। बाकी करंट तो करंट है भाई। तो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार लाल को नीला कर देते हैं, याद रखिएगा। इनका स्वाद खट्टा होता है। सही बात है कि नहीं? और उनका क्या होता है, कड़वा होता है क्षार का। वे जल में OH माइनस आयन उत्सर्जित करते हैं? नहीं, ये तो H प्लस करते हैं मेरे भाई, समझे? ये OH माइनस कौन करता है? ये क्षार करते हैं। वे क्षारों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जब भी अम्ल और क्षार, हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत मजेदार। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, समझे ना? तो नीले को लाल कर देगा कौन भाई? अम्ल। और लाल को नीला कौन करता है? क्षार। दोनों पढ़ लीजिएगा। स्वाद में खट्टे रहेगा अम्ल, और वो कहता है कड़वा रहता है। नेक्स्ट OH आयन कौन देते हैं? क्षार। और अम्ल देता है OH प्लस। ठीक है। नेक्स्ट, वे अभिक्रिया के साथ, अम्ल और क्षार जब भी अभिक्रिया करेगा तो हमेशा लवण और जल का निर्माण करते हैं। और याद रखिएगा, जब अम्ल और क्षार मिलेगा तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीन अभिक्रिया, समझे? चलिए नेक्स्ट है PLFSO वार्षिक रिपोर्ट जुलाई 2023 से जून 2024 तक रिपोर्ट है के अनुसार किस भारतीय राज्य ने 2025 में पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य बनकर इतिहास रचा है? चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, आपका आंसर है मिजोरम। क्या? पूर्ण साक्षरता मतलब 100%। अब आपको ये बता दूं, अभी तक हमारे भारत में 4 राज्यों का नाम है। अब आपका ये होमवर्क रहेगा, मेरे भाई पढ़ लेना यार, पढ़ लेना भाई, मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, समझे? मैं बेवकूफ़ इतना नहीं कि तुम्हें कुछ भी पढ़ाऊँ कि तुम्हारे काम के न आए, समझे? हाँ पढ़िएगा। मिजोरम आपका पहला राज्य, हमने बोला अभी तक 4 राज्यों का नाम घोषित हो चुका है जो पूर्ण रूप से 100% साक्षरता है, समझे? मुझे उम्मीद है कि आप 3 नाम और कमेंट करेंगे और दिमाग में बैठा रहे। नहीं बैठा रहोगे तो पछताना होगा, ये बात लिख के रख लो। नेक्स्ट, पार्थिनो की उत्पत्ति पार्थिनो की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस देश से हुई है? तो आपका राइट आंसर ईरान। ठीक है। तो विदेशी प्रश्न मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न पूछने के चांस रहता है भाई। नेक्स्ट, 1991 के बाद के सुधारों में विनिवेश शब्द का अर्थ क्या था? देखो, भारत में याद रखिएगा 1991 में बहुत बड़ी आर्थिक बदलाव आया था। बहुत नहीं बहुत, इसको 1991 को मेरे भाई हजारों बार पूछ चुका प्रश्न। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो मेरे ख्याल से आप सही बात कह रहा हूँ कहोगे। ना पढ़ने वाला या जो बच्चा फ्रेशर है, पहली बार पढ़ रहा, वो तो कहेगा भाई क्या पता है कि नहीं। तो 1991 के बाद के सुधारों में विनिवेश शब्द का अर्थ होता था सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में सरकार के शेयर की बिक्री, समझे? विनिवेश, निवेश मतलब लगाना, ठीक है। लेकिन विनिवेश कह रहा, इस विनिवेश का मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्या? सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में, समझे, सरकार के शेयर की बिक्री। मेरे ख्याल से आप समझ पा गए होंगे और पहले ही पूछ चुका भाई। नीचे दिए गए समूहों में हाइड्रोजन किस समूह में शामिल है? बहुत अच्छा शानदार प्रश्न। आप ये बात समझो, आवाज साड़ी का प्रश्न पूछा, तो मेरे भाई समूह आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन पहले समूह में रहता है जिस संकेत H है, समझे? नेक्स्ट, तो हाइड्रोजन चाहे कोई सा भी, आप कम से कम मेरे भाई 1 से लगा के 20 क्रमांक तक आपको पूरा पता होना चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, सल्फर है कि नहीं? इस प्रकार क्लोरीन, आर्गन है कि नहीं, पोटेशियम, कैल्शियम, पूरे आपको 20 के 20 नाम मौखिक, मुखागर, संकेत और उनका भार पता होनी चाहिए कम से कम, समझे? और कौन सा तत्व कौन से आवर्त में पाया जाता है, कौन समूह में पाया जाता है? हाँ, तो हम आपको बता दें, जी आवर्त सारणी है, इस आवर्त सारणी में समूह एक में कौन रहता है आपका मेरे भाई? हाइड्रोजन। और उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को समझ के एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ने का कष्ट करेंगे।
हम प्रश्नों को दिखाना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं कि इस प्रकार के प्रश्न आए थे और यही पैटर्न आने वाला है। तो आप पैटर्न को समझो और आप एक्स्ट्रा फैक्ट्स हमें निकाल के पढ़ो। 2025 में असमर्थता समावेश में उत्कृष्टता के लिए उद्घाटन CII पुरस्कार में किस कंपनी को चैंपियन कंपनी पुरस्कार मिला है? तो याद रखिएगा 2025 का करंट अफेयर का प्रश्न पूछा है पुरस्कार के बारे में, तो CII पुरस्कार प्राप्त करने वाली चैंपियन कंपनी का नाम पूछ रहा है। तो मेरे भाई आंसर आएगा विप्रियो लिमिटेड। कौन? विप्रियो लिमिटेड। देखो मिंडो कॉर्पोरेशन कंपनी है, जेमेटो भी कंपनी है। अब आप कमेंट में बताएं मेरे भाई, जेमेटो का नाम अब चेंज हो गया है, नाम क्या हो गया है? चेंज हो गया है। तो क्या नहीं पूछ सकता? पूछ सकता भाई। अमेजन तो आप जानते होंगे। नेक्स्ट, मार्च 2025 तक PM सूर्य मुफ्त बिजली योजना के तहत सबसे अधिक सौर ऊर्जा स्थापना का कौन सा राज्य अग्रणी रहा? देखिएगा हम आपको बता दें, सौर ऊर्जा हर घर में होनी चाहिए। इसके तहत प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चलाया जा रहा है। इसके तहत पूछ रहा 2025 में, समझे, मार्च 2025 तक आपको बताना है सबसे अधिक सौर ऊर्जा स्थापित करने वाला जो पूरा प्लांट है, पूरा राज्य कौन आया है आपका पहले स्थान पर? गुजरात। इसका मेरे ख्याल से हमने जो इससे पहले शिफ्ट पढ़ाया था, 2 क्लास लगाया है 20-20 प्रश्नों का। अभी हम अब आपको 40-40 प्रश्नों का क्लास लगाएंगे। एक ही क्लास में 40 प्रश्न पढ़ो और समझो। समझे? हाँ, मेरे ख्याल समझ गए। वहाँ पर हम प्रश्न पूछा था। तो गुजरात आपका 2025 में सबसे अधिक सोलर सिस्टम लगाने वाला राज्य बना है। मई 2025 में वायु जनित संक्रमण को रोकने के लिए एम्स रायपुर द्वारा विकसित पेटेंट द्वारा, ठीक है, श्वसनी डिवाइस का नाम क्या है? तो हमें ऐसा उपकरण पूछ रहा है जो वायु के संक्रमण से होने वाले रोग, ठीक है, कि रोकने के लिए एक क्या बनाया गया है? एक डिवाइस बनाया गया, एक उपकरण बनाया गया है। तो वो आपको अगर पूछ लेगा कौन बनाया, तो याद रख एम्स रायपुर द्वारा। लेकिन उसका नाम क्या याद रखें? HOAC कॉम्बो। ठीक है, याद रखिए किसने बनाया, क्या काम करता है, उसका नाम क्या है, सब महत्वपूर्ण है। और देख रहे हैं ना प्रश्न, ये भी करंट का प्रश्न है 22 नंबर, 23 भी करंट का है, 24 भी करंट का है। तो देखो भाई करंट का प्रश्नों को, वैसे ग्रुप डी में 20 प्रश्न ही आएगा। और याद रखिएगा NTPC स्नातक 12th लेवल की वैकेंसी फिर से दोबारा आने वाली है, लगभग 8,500। हम तो कह रहे हैं वैकेंसी कम से कम 15-20 हज़ार आनी चाहिए, तब अच्छा रहेगा भाई। नेक्स्ट, जनवरी 2000, अगर आपको नहीं पता वैकेंसी आने वाली तो आप हमारे चैनल पर देख लीजिएगा, भर्ती पर जानकारी मिलती रहती है, हमने बनाया वीडियो। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, वीडियो अलग से आपको लिंक दे देंगे। जनवरी 2025 में प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच की 2025 ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में किस मुद्दे को शीर्ष तत्कालिक वैश्विक खतरे के रूप में उजागर किया गया है? देखिएगा, हमें आंसर पता नहीं चाहिए, ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्या? राज्य आधारित सशस्त्र संघर्ष, समझे, राज्य आधारित सशस्त्र संघर्ष को एक ग्लोबल मतलब एक विश्व स्तर पर एक आर्थिक वैश्विक खतरा बताया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के संस्थागत ढांचे पर किस ब्रिटिश कानून का बड़ा प्रभाव है? मतलब सीधी बात, नो बकवास। ये प्रश्न भी कई बार पूछ चुका, लेकिन प्रश्न का जो वर्ड होता है ना पूछने का, वो लपेटा मारता है, बस हो गया। तो ऐसा प्रश्न पूछना चाह रहा है कि कौन सा अधिनियम, भाई अंग्रेजों ने अधिनियम छोड़ा था ना 1773 में, शुरुआत हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट, है कि नहीं? वो उन्हीं में से हमें पूछना चाह रहा है, ऐसा एक्ट या अधिनियम बताना मेरे प्यारे भाई कह रहा है जो भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका निभाया है। याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रश्न कई बार पूछ चुका है, भारत शासन अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान के ढांचे निर्माण करने में अहम योगदान है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे 2025 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है? तो याद रखें जसप्रीत बुमराह, समझे।
2024 की बात कर रहे हैं। 2024 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इसने पुरस्कार दिया है आईसीसी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की तरफ से यह पुरस्कार दिया गया है 2024 के नाम पर। तो मेंस मतलब पुरुष पुरुष के क्षेत्र में क्रिकेट ऑफ द ईयर, पूरे साल का अच्छा प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी बने तो कौन? जसप्रीत बुमराह, और ये हमारे भारत के हैं, इसलिए प्रश्न पूछ लिया भाई, है कि नहीं। नेक्स्ट, भारतीय प्रथा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्री पदों का सही अवरोही क्रम है? अवरोही मतलब होता है, बताओ, मतलब बड़ा से छोटा, छोटा छोटा, बड़ा पद पहले, फिर छोटा पद, फिर और छोटा पद, उसे बोलते हैं अवरोही। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको पता होनी चाहिए। दिख रहा है भाई, क्या बताओ जी, बताओ। कैबिनेट मंत्री, जैसे हम बात करें, जानते हो, हाँ, सबसे बड़ा जी आपके माना जाए, देखो राज अगर देश की बात करें, ठीक है, पूरे देश में अगर देखेंगे तो गृह मंत्री जी कैबिनेट मंत्री हैं, ठीक है। फिर छोटे छोटे मंत्री तो उन्हें राज्य मंत्री कहते हैं, ठीक है, और छोटे उन्हें उप मंत्री कहा जाता है कि नहीं। देखो ना भाई, तो कैबिनेट मतलब सबसे बड़ा मंत्री पद कहलाता है, उसके बाद राज्य मंत्री आते हैं, फिर उप मंत्री, ऑप्शन यहाँ पर यही दिया है, तो ऑप्शन के अनुसार आपको टिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट, भारत की पहली खनिज अन्वेषण लाइसेंस नीलामी और एआई संचालित अन्वेषण हैकाथॉन का शुभारंभ कहाँ किया गया? देखिएगा, भारत की पहली, समझे, भारत की पहली खनिज मतलब खनन की खोज करने वाली लाइसेंस नीलामी और एआई संचालित अन्वेषण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी द्वारा संचालित, उसका नाम क्या है? हैकाथॉन का शुभारंभ, याद रखें, भारत के गोवा में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, मैथ पढ़ना चाहते हो पढ़िएगा हमारे साथ। रीजनिंग हाँ, जीके जीएस हाँ, सभी क्लास अलग अलग आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा निर्धनता कम करने की रणनीति के तहत असंबद्ध वास स्थानों को कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरुआत की गई? बहुत अच्छा प्रश्न है, समझे, बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये नहीं कई बार पूछ चुका, ये फालतू में एक्स्ट्रा बोल के रखा है बातों को घुमाने के लिए, सीधी बात पूछ लेता भाई, किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई थी? तो बता दो 2000 में। और हम बताएं, एमपी के हम विद्यार्थी हैं, एमपी के हम शिक्षक हैं, तो हम बताएं मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना 2001 में, समझे। अगर आप, हाँ सुन लीजिएगा, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की, तो ये पूरे पूरे प्रश्न आपको 100% सहयोग करेगा, चाहे एएलपी वाले बच्चा हो, चाहे टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 3 वाला हो, चाहे पैरामेडिकल वाला हो, चाहे आरपीएफ ऐसा ही वैकेंसी आने वाली उसका हो, चाहे एनटीपीसी, चाहे ग्रुप डी का, पूरा काम आएगा, क्योंकि एग्जाम पैटर्न बिल्कुल रीजनिंग मैथ्स जीके 100% सेम है। और जो एमपी, हाँ एमपी का जो बच्चा है, अगर एमपी पुलिस तैयारी कर रहा है तो उसको बता दें हम इसकी भी तैयारी करवा रहे हैं। 3 दिन ग्रुप डी का लगता है, 3 दिन एम पुलिस का, दोनों की तैयारी, दोनों के बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं इसलिए पढ़ाना पड़ता है, तो आप सुनिएगा। और बात अगर एक प्रश्न और पूछ लेगा, पूछा है कि किस प्रधानमंत्री ने शुरुआत किया, तो याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, ग्रामीण क्षेत्रों में, समझे, ग्रामों को आपस में जोड़ने के लिए, तो मैंने यहाँ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताया। अब देखो, 2 प्रश्न हमें पूछ चुका है, किसका? कंप्यूटर का। फिर प्रश्न पूछ लिया, टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए विंडोज ओएस में समानता है किस कुंजी संयोजन का उपयोग करते हैं? मतलब एक साथ प्रेस करने की बात कर रहा, तो भाई अगर आप टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए, ठीक है, अगर आपको टास्क मैनेजर ओपन करना है तो विंडोज ओएस में समानता याद रखिएगा, आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट और ई अगर आप देखे होंगे कीबोर्ड तो आपको पता होगा, इन तीनों बटनों को एक साथ प्रेस करोगे तो ओएस में समानता है विंडोज में, टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हो गया जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष में वोडाफोन ने भारत में अपनी यात्रा शुरू की थी? मतलब आपको पता है वोडाफोन एक कंपनी है, फिलहाल अभी तो वोडाफोन की सिम चलता है लेकिन बहुत कम चलता है ना, वोडाफोन, बीएसएनएल है, एयरटेल, आइडिया, तो वोडाफोन आइडिया आप याद रखिएगा एक हो गया। वोडाफोन भी अलग था पहले, आइडिया भी अलग था, बीएसएनएल अलग था, बीएसएनएल फिर अलग है,
जियो आ गया है कि नहीं। तो वोडाफोन आइडिया अब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं दोनों कंपनियां हैं, तो जिसे वीआई कहते हैं कंपनी, है कि नहीं, वोडाफोन आइडिया। अब देखो, वोडाफोन ने भारत में, यात्रा कहने का मतलब ये नहीं कि चलने की बात कर रहा भाई, शुभारंभ कब हुआ था कंपनी का, तो याद रखिए 2007 में। तो सब गूगल पढ़ो, फेसबुक पढ़ो, इंस्टा पढ़ो, ट्विटर पढ़ लो, टेलीग्राम पढ़ लो, सब के सब पढ़ लो, समझिएगा। तो वोडाफोन 2007 में भारत में अपनी यात्रा शुरुआत किया था। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब वोडाफोन नहीं रहा, अब वोडाफोन आइडिया में लेके काम कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंभीर आंदोलन और एक प्रदर्शनकारी की मृत्यु के बाद भाषा आधार पर गठित होने वाला एक पहला राज्य था? सही बात है, भारत में भाषा आधारित पहला राज्य कौन सा था मेरे भाई? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो तेलुगु, हालांकि तेलुगु भाषा बोलने पर बनाया गया था, और फिर उसके बाद पूरे भारत में अधिकांश जो राज्य बनाए गए हैं भाषा के आधार पर ही बनाए गए हैं। तो ठीक है, अब हम आपको बता दें उस प्रदर्शनकारी का नाम, अगर आप बताना चाहेंगे तो कमेंट कीजिएगा। रामल्लू। ठीक है, रामल्लू। थोड़ा यहाँ वहाँ नाम होगा लेकिन थोड़ा ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के प्रमुख आंदोलन और क्रांतिकारी कौन थे? रामल्लू, जिन्होंने अनशन किया था। ठीक है, उन्होंने अनशन किया था, मुझे पता होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, हाँ अनशन किया था। इसी अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद सरकार ने आनंद फानंद में आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पर पहला राज्य घोषित किया था 1953 में। 1953 याद रखिएगा मेरे भाई, ये आपका राज्यों का गठन वाला प्रश्न आ गया। रामल्लू आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, पल्लव प्रशासन में स्थानीय स्वशासी सभाओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रबंधित सबसे लघु प्रशासनिक इकाई कौन सा था? मतलब हमें बोल रहा है कि जो पल्लव वंश हुआ करता था, पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, है कि नहीं, देन तो पल्लव वंश याद रखिएगा जी आपके दक्षिण भारत में राज किया करते थे। ठीक है, तो इनकी बात पूछ रहा है जो मतलब शासन किया करते थे, तो सबसे छोटी इकाई का नाम पूछ रहा है, उसे उर कहते थे। क्या? उर। उर, मेरे ख्याल से समझ गए, उर। नेक्स्ट, और प्रश्नों का रिपीट होता याद रखिएगा, इतने सारे शिफ्ट होते हैं याद रखना। कोपिलो जल विद्युत परियोजना किस भारतीय राज्य में स्थित है? असम। तो जल विद्युत परियोजनाओं को पढ़ना पड़ेगा, तो ये प्रश्न दिखा दिया। तो कोपिलो जल विद्युत परियोजना जिसके माध्यम से विद्युत उत्पादन किया जाता है जल के माध्यम से, वो कहाँ? आपके असम में। नेक्स्ट, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? समझे, याद रखिएगा, हमारे भारत में रेलवे जोन है, और हम जो पेपर के प्रश्न पढ़ा रहे हैं रेलवे का ही है। तो पूछ लिया कि उत्तर पश्चिम, समझे, उत्तरी भी रेलवे का जोन, पश्चिमी का, दक्षिणी का, पूर्वी का, मध्य का। इस प्रकार से आप हमें कमेंट बताना भारत में कितने रेलवे जोन हैं। पहले कुछ थे, अभी एक संख्या और बड़ा है, तो कमेंट कीजिएगा कितने रेलवे जोन हैं। ये तो क्या प्रश्न पूछ रहा है? उत्तर पश्चिम, याद रखिए जयपुर। जयपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। अगर मेरे भाई, अगर आप एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं पढ़ोगे तो याद रखना पछताना होगा, रोना होगा बाद में कि सर सही कह रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते ये एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ लेते काश। तो पूरे रेलवे जोन है, आप पढ़ लीजिएगा मुख्यालय, और हम आपको पूछे कितने जोन है, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट, उम्मीद है कि आप बताओगे। पढ़ने वाला बच्चा बखूबी बताएगा और समझेगा, हाँ सर सही बात है, आप सही बताया। भाई बाकी तो मज़ा लेते हैं कि यार क्या पढ़ाएगा ये छोटा सा एकेडमी, ना भाई पढ़ लो। कौन सा शहर अपनी स्थापत्य पहचान को बढ़ाने के लिए तालक, ठीक है, तालक टोरा गोल चक्कर पर 27 मीटर ऊंचा घंटा घर का निर्माण कर रहा है? तो मेरे भाई नई दिल्ली। ठीक है, याद रखिएगा, जो ताल कटोरा गोल चक्कर स्थान है, यहाँ पर 27 मीटर ऊंचा घंटा का निर्माण हो रहा है, वो भी कहाँ पर? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ? 2005 में। बहुत अच्छा प्रश्न है, मतलब जिसे आरटीआई कहते हैं ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। इसी के तहत याद रखना, अगर आप सरकार से कोई भी सूचना मांगना चाहते हैं, समझे, कोई भी क्षेत्र की सूचना हो आप मांग सकते हैं इसी अधिनियम के तहत। ये पूछ रहा है आपको कि यह कब पारित हुआ था आरटीआई, मतलब चलिए, तो मेरे ख्याल से आप समझ पाए कि आरटीआई मतलब सूचना प्राप्त करने का अधिकार या सूचना का अधिकार। ठीक है, जिसके माध्यम से आप सरकार से
या किसी भी संस्थान से आप अपना जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 2005 में पारित हुआ था और यह प्रश्न भी कई बार पूछ चुका है। नेक्स्ट लास्ट आपको 40 प्रश्न मिलेगा। हम बता चुके हैं कि स्नातक चाहे 12th लेवल में प्रश्नों का जो 40 प्रश्न आ रहे थे। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश के किस लोक नृत्य को एकल स्थल पर एक साथ सर्वाधिक प्रतिभागियों के प्रदर्शन के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2015 में मान्यता मिली? तो देखिएगा, हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा लोक नृत्य जो एक ही स्थान में सबसे अधिक लोगों ने भाग लेकर नृत्य करके रिकॉर्ड बनाया था, उसका नाम रहा है कुल्लू नाटी। ठीक है, वर्ल्ड बुक जिसे हम क्या बोलते हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड, मतलब एक अलग पहचान। तो अंत रखें कुल्लू नाटी में। ठीक है, सॉरी, कुल्लू नाटी लोक नृत्य का नाम है जो हिमाचल प्रदेश में है और 2015 में मिली थी और प्रश्न पूछा 2025 में। सोच रहे तुम, सोचो भाई क्या प्रश्न पूछा यार, मजे की बात है। 11वीं से 18वीं शताब्दी तक मध्यकालीन भारत में किस प्रकार का साहित्य सबसे प्रमुख था? तो आज रखे भक्ति कविता, समझे। 11 से 18वीं शताब्दी में तक जो मध्यकालीन भारत में किस प्रकार का साहित्य प्रमुख था, तो भक्ति कविता, भक्ति भक्ति चलता था इस समय भाई पूरा। नेक्स्ट मई 2025 में वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो याद रखें अरविंद श्रीवास्तव को। किसे मेरे भाई? अरविंद श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया था मई 2025 में वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के सचिव के रूप में। और ये सचिव चाहे गृह सचिव हो, रक्षा सचिव हो, वित्त सचिव हो, विदेश सचिव हो, पूरे पढ़ लिया करो। प्रधानमंत्री सचिव भी पढ़ा करो। चलिए, उम्मीद है कि आप समझ गए। और यहाँ पर आप देख पाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैथ्स का प्रश्न मिलेगा, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग का, मैथ्स का, है कि नहीं, 3 पोर्शन आ रहे थे भाई, मैथ्स का, रीजनिंग का और जीके का प्रश्न आया था। इस बार साइंस आया ग्रुप डी में, इस बार नहीं है सिलेबस में, तो हम आपको मैथ्स भी पढ़ाएंगे। बिल्कुल सब पढ़ाना चालू हो चुका है, आप जाके देखिए सही। उम्मीद है कि आप समझ गए और मैं भाई मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखें। हज़ारों विद्यार्थी हम जुड़ चुके हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम बच्चों का सहयोग कर पाएंगे और हमेशा करूँगा। देखना पेपर में मेरे भाई सहयोग करेगा, आप यकीन के साथ पढ़ना यार। पहली बात, मैं क्यों आपको बर्बाद करूँगा ये बताओ। हम शिक्षक हैं भाई, शिक्षक मतलब भविष्य बनाने वाला, ना कि बदतर करने वाला। चलिए, करंट अफेयर आप पढ़ना चाहते हैं डेली हमारे साथ, तो टॉप 10 ज्वाइन करें। डेली टॉप 10 प्रश्नों के साथ क्लास लगती है, बिल्कुल 1 लाइन फैक्ट के साथ ज्वाइन करें। और करंट अफेयर घटना चक्र पर विजिट करें, प्लेस का नाम। और भर्ती परीक्षाओं की जानकारी अगर आप चाहते हैं, कोई ऑफलाइन ऑनलाइन वैकेंसी, आप हमारे साथ जानकारी पूरा प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, इतना तो कर सकते हो भाई आप लोग, है कि नहीं। अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंच सके, वो भी हमारे साथ मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जैसे पढ़ सके और बेहतर होगा। पेपर में नहीं आएगा इस प्रकार के प्रश्न तो आप मुझे पेपर देने के बाद जरूर बोलना मेरे भाई, मुंह फोड़ बोलना, कोई बात नहीं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने हमें देखा, अच्छा लगा कि आप विश्वास करके देख रहे हैं।